हेलो एवरीवन। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का जो है आर्टिकल 16 से शुरू करेंगे। अनुच्छेद 16। 15 पढ़ा था, 15 तक हम लोगों ने पिछले टर्म पर पढ़ा था। क्या कहता है अनुच्छेद 16 कॉन्स्टिट्यूशन का? देखें पहले। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये है अनुच्छेद 16। अब इसका पहला पॉइंट देखें। उप अनुच्छेद का है जिसको हम लोग 1। राज्य के अधीन किसी पद, नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। ठीक है, कोई भी राज्य में पद है, उस पर नियोजित होना है या नियुक्ति होना है, तो उसके बारे में सारे नागरिकों को अवसर की समता होगी, ये कहता है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उनसे विभेद किया जाएगा। तीसरी बात, इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है। कहने का मतलब हुआ, कोई भी राज्य या राज्य क्षेत्र जो होता है, संघ राज्य क्षेत्र जो होता है, टेरिटरी जिसको इंडियन टेरिटरी कहते हैं, तो वो अगर कोई नियोजन करता है, नियुक्ति करता है, तो उसको अगर वो चाहे कि वो समझे कि हमारे क्षेत्र के इतने लोग होना चाहिए, तो ये निर्धारित करने की उसको पूरी छूट है और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वो चाहे तो अपने लोगों के लिए, अपने स्टेट के या अपने संघराज क्षेत्र के लोगों के लिए पहले निर्धारित कर सकती है कि इतने पहले हमारे होंगे, बाद की बची हुई सीटें और स्टेट को मिलेंगी। चौथा पॉइंट, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। चौथे पॉइंट में बिल्कुल क्लियर कर दी गई बात कि राज्य चाहे तो वो पहले अपने अपने राज्य में स्थित पिछड़े वर्गों के नागरिक, पिछड़े वर्ग जो हैं उनके, पिछड़े वर्गों के नागरिकों, पिछड़े वर्ग के जो नागरिक हैं उनके लिए विशेष कोटा प्रदान कर सकता है कि इतने पे हमारे ये पिछड़े लोग हैं जो कि अपना प्रतिनिधित्व प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए आरक्षण करने के लिए राज्य स्वतंत्र है। ठीक, उसको मना नहीं है। तीसरे और चौथे पॉइंट में समझ लें क्या क्या डिफरेंस है। तीसरा पॉइंट एग्जैक्टली संसद को अथॉरिटी दे रहा है, संसद के पास ये पावर है कि वो चाहे तो किसी राज्य या राज्य क्षेत्र के लिए किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर नियुक्ति के संबंध में कोई भी ऐसी अपेक्षा कर सकती है संसद कि इतने लोग यहाँ के ऐसे ऐसे भरे जाएंगे। चौथे पॉइंट में अधिकारिता जो है क्षेत्र के राज्य के पल्ले में है। वो चाहे तो अपने राज्य में पिछड़े हुए वर्गों का जिसको उसे लगता है कि प्रतिनिधित्व अभी कम है तो उनकी सीटों को रिजर्व कर सकता है, आरक्षित कर सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 15 और 16, बहुत बड़े भी हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। बहुत ध्यान से समझिए, अगर ना समझ में आए तो वीडियो पॉज कर करके बार बार देखिए।
मगर समझिए, अब चौथा 4 का जो अनुच्छेद का उप अनुच्छेद है, इससे बहुत प्रश्न आते हैं, इसी से आ जाता है प्रश्न, बहुत आता है इससे प्रश्न 4 का से, इसलिए 4 का को पहले समझ ले ध्यान से। 4 का हर अनुच्छेद पे एक आपको क्वेश्चन मिलता है, इसलिए ये नहीं कि ये इम्पोर्टेंट है, पूरा अनुच्छेद आप नहीं लिख पाएंगे पेपर में क्योंकि इतने नंबर का नहीं आएगा, मगर आपको याद पूरा करना है सब अनुच्छेद वाइज। 4 का में ये बात बता दी गई, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग के अनुवर्ती वरिष्ठता के साथ प्रोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। कहने का मतलब है, राज्य को लगता है कि उसके राज्य में स्थित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो उस रेशियो में नियोजित नहीं हुए हैं जिसमें होना चाहिए था, जिसमें उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए था राज्य में, तो वो क्या कर सकता है, राज्य अनुवर्ती वरिष्ठता सूची के आधार पर जो पहले से कार्यरत है उनकी एक सूची बनाएगा और उनको डायरेक्ट प्रोन्नत कर सकता है आरक्षण के तौर पर, और इसमें किसी प्रकार की रुकावट को राज्य बर्दाश्त नहीं करेगा, राज्य के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। ठीक, ये था 4 का पे बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक केस लॉ था, जनरैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता, 2018 का केस था, बहुत विवाद चला इस पर। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 4 का जो है वो विधि विरुद्ध नहीं है, इसमें अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया जा रहा है तो ये वैध तरीका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। किसमें? जनरैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता और अन्य थे, 2018 का केस है ये सुप्रीम कोर्ट का। आगे चले हम लोग, ये अनुच्छेद 16 का उप अनुच्छेद 4 खा है, इसको भी समझ लें। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं ना भरी गई ऐसी रिक्तियों को जो खंड 4 या खंड 4 का के अधीन किए गए आरक्षण को उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए किसी राज्य ने कोई वैकेंसी निकाली, उसमें क्या हुआ, जो आरक्षित पद थे वो पूरे नहीं भर पाए। मान लीजिए आरक्षित पद 16 थे, 16 में से आरक्षण के जो उम्मीदवार थे वो सिर्फ 12 ही आ पाए, 4 पद खाली रह गए। फिर उसने अगले साल वैकेंसी निकाली तो उसमें मान लीजिए 20 वैकेंसी थी आरक्षण पद के लिए, तो 20 जो होंगी, मान लीजिए जो 50 लोग थे या 42 वैकेंसी निकली, उसमें से 42 में से मान लीजिए 50 में से 20 वैकेंसी जो थी आरक्षण वर्ग की थी, आरक्षित वर्गों के लिए थी, तो जो पिछले साल की 4 सीटें थी वो भी बढ़ा दी जाएंगी, मतलब अब आरक्षण की सीटें 24 हो जाएंगी। और इस 24 में ये 50% का जो रूल होता है कि आरक्षण मैक्सिमम 50% हो सकता है, ये 4 वैकेंसियां जो पिछले साल की छूटी हुई हैं, ये 4% जो 50% का कोटा होता है उसमें इंक्लूड नहीं होंगी। इसमें सिर्फ जो इस साल की 20 हैं वो लगेंगी, वो 4 जो आपने एडिशनल जोड़ दी हैं, ऐड कर दी हैं, उनका इस साल की वैकेंसीज में विचारणा नहीं किया जाएगा। ये बात है इस पॉइंट का मतलब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये, मगर फिर भी आपको ध्यान रखना है। 5वां
उप अनुच्छेद देखें, अनुच्छेद 16 का। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो ये उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदाधिकारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशेष धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। कहने का मतलब कोई अमुक संप्रदाय है, वो चाहता है कि हमारा जो अधिशासी हो, हमारे ऊपर जो व्यक्ति हो, हमारा जो मुखिया हो, वो हमारे ही धर्म का हो। ऐसा प्रावधान करने से किसी भी संप्रदाय को मना नहीं किया जाएगा। छठा और आखिरी पॉइंट है, देखिए 4 का और 5 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, 4 का तक आपको ज़रूर याद करना है। और छठा, चूंकि छठे पे विवाद अभी भी चल रहा है, तो छठा, और चूंकि ये जोड़ा गया है, जो छठा पॉइंट है या छठा उप अनुच्छेद है, इसको देखें। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को खंड 4 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम 10% के अधीन आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ये बात हो रही है ईडब्ल्यूएस की। आपने सुना होगा ये एग्जैक्टली जो संशोधन हुआ है 2019 में, 19 से प्रभावी हुआ है, और 103वां संशोधन था जिसमें ईडब्ल्यूएस इंट्रोड्यूस हुए। इसमें बताया गया छठे पॉइंट में कि जो नागरिक किसी आरक्षण में पहले नहीं थे, जैसे खंड 4 में जो बात बताई गई है उस वर्ग में नहीं आ रहे हैं, और वो बेचारे आर्थिक रूप से दुर्बल हैं, तो उनकी नियुक्तियों के जो पदों पर उन लोगों की नियुक्ति होगी वो 10% के अधीन होगी। मतलब 10% तक ईडब्ल्यूएस का कोटा रखा जाएगा, और इसमें किसी आरक्षित वर्ग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये कहता है पॉइंट 6। इसी पर बेस्ड एक बहुत इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय अभी जस्ट दिया है, 2022 के नवंबर में दिया है ये निर्णय। और इसमें चूंकि पीठ बहुत बड़ी थी, जो संवैधानिक पीठ थी, उसमें भी 2 मत हो गए, तो बहुमत का निर्णय हमने निष्कर्ष आपके सामने लिखा है, अल्पमत का नहीं लिखा है, क्योंकि बहुमत का ही निर्णय चलता है। निर्णय क्या था? निर्णय देखिए, जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022 सुप्रीम कोर्ट। बहुत सारी रिट पड़ी, बहुत सारे मामले आए, तो इन सबको एक नाम दे दिया गया, जनहित अभियान, और उन सबको कंबाइंडली जनहित अभियान कह रहे हैं, और ये भारत संघ के खिलाफ थे, मतलब बनाम भारत संघ थे। तो ये 2022 का हम समझा दें आपको केस। बहुमत का निष्कर्ष हमने लिख दिया है। क्या कहता है बहुमत का निष्कर्ष? संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 को किसी भी कारण संविधान के आधारभूत ढांचे को भंग करने वाला नहीं कहा जा सकता। संविधान आर्थिक आधार पर आरक्षण को अनुमति देता है। पहली बात इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी सुप्रीम कोर्ट ने कि जो विवाद आप लोग कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस के आप अलग से कोटा क्यों बनाए हुए हैं, या इन लोगों को जो आरक्षित श्रेणी में अभी तक नहीं आए थे, इनको अचानक आप आरक्षण क्यों दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जो 103वां संशोधन हुआ है 2019 में, ये संविधान के मूलभूत ढांचे को भंग नहीं कर रहा है, ध्वस्त नहीं कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात कह दी, संविधान आर्थिक तौर आधार पर आरक्षण की अनुमति देता है। फिर तीसरी और आखिरी बात कह दी, 50% की अधिकतम सीमा अनन्य नहीं है, और ये सीमा भी केवल अनुच्छेद 15(4) और 5 तथा अनुच्छेद 16(4) में कथित आरक्षण को लागू होता है। तदनुसार रिट याचिकाएं निरस्त।
सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि जो आप लोग बार बार चीख रहे हो कि अधिकतम कोटा 50% होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 50% पर कोटा रुक जाएगा वहाँ, उसके बाद और किसी को आप आरक्षण नहीं देंगे। ये सीमा सिर्फ और सिर्फ 14 जो अनुच्छेद 15 और 15 का अनुच्छेद 4 है और 5 है, तथा अनुच्छेद 16 का अनुच्छेद जो 4 है, सिर्फ उन्हीं के लिए 50% की बात होती है और किसी के लिए नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल विवाद ना करें। जो दुर्बल वर्ग, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों का जो कोटा है वो ठीक है, उन्हें मिलना चाहिए। और इसलिए जितनी भी रिट याचिकाएं थी इसके खिलाफ जो चल रही थी, जो कि आपने संशोधन 103 किया, 103वां संशोधन है, उन सारी रिट याचिकाओं को फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया और कह दिया कि ये संशोधन एकदम विधिपूर्ण है और ये लागू होने लायक है और ये लागू रहना चाहिए। आगे चले हम लोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद अनुच्छेद 21 पे आ गए हम लोग। 15, 16, 21 ये बहुत ही ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है। जो हमने आपको अभी 16 पढ़ाया है ये भी आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि बड़ा अनुच्छेद है, मुश्किल से याद होता है, ज़्यादा मेहनत पड़ेगी, मगर आप मेहनत करिए, याद ज़रूर करिए, वर्ड टू वर्ड याद रखिए। क्योंकि अनुच्छेद जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें शब्द आप अपनी तरफ से बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप करते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करते हैं। सॉरी। अनुच्छेद 21 बहुत छोटा है, मगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखें, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। एज इट इज ये 1.5 लाइन, आपको 2 लाइनें याद रखना है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। बिल्कुल एज इट इज वर्ड से आपको याद रखना चाहिए। बहुत सीमित शब्द है, इसमें कोई भी एक भी शब्द इधर उधर ना करें। फिर इसमें एक निर्णय है, क्योंकि अगर ये लिखने को आता है आपके पास अनुच्छेद, तो चूंकि मैटर तो इससे ज़्यादा आप कुछ लिख नहीं पाएंगे, उसके सपोर्ट में अपने व्यूज़ दे सकते हैं, अपनी बातें कर सकते हैं। फिलहाल निर्णय इसमें लिखना ज़रूरी है। निर्णय भी हम आपको लेटेस्ट दे दे रहे हैं, 2022 का निर्णय दे रहे हैं एकदम। निर्णय था कल्याणी। ये मृत है, जो मृत हो जाता है उसके द्वारा लिखा जाता है द्वारा विधिक प्रतिनिधि और अन्य बनाम सुल्तान बेथरी म्यूनिसिपैलिटी और अन्य 2022 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में एग्जैक्टली हुआ क्या था समझ लें आप, हमने लिखा है, पहले उसको समझ लें। भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना की प्रक्रिया पूरी किए बिना याचीगढ़ की कृषि भूमि सड़क निर्माण हेतु अर्जित कर लेना याचीगढ़ के संविधान के अनुच्छेद 21 तथा 300 का उल्लंघन है। तदनुसार अपेक्षित निर्णय अपास्त हुआ। ये था, जो प्राधिकरण था उसने सड़क निर्माण के लिए वहाँ के लोगों की ज़मीन को बिना अधिसूचना जारी किए ग्रहण कर लिया, कब्जा लिया। उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही बात है, आप बिना आपको मुआवजा दिए, बिना अधिग्रहण की अधिसूचना जारी किए अगर आपकी ज़मीनें कब्जाई जा रही हैं, ली जा रही हैं, तो आपको अनुतोष मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका अनुच्छेद 21 के अनुसार मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तथा 300 का संपत्ति के अधिकार का भी हनन हो रहा है। इस निर्णय को आप इसलिए ज़रूर याद रखें कि 300 का पे प्रश्न आने लगे हैं, अब पहले नहीं आते थे, क्योंकि 300 का में भी 1.5 लाइन है, उसमें भी आप कुछ नहीं लिख पाते हैं और 10-10 नंबर का प्रश्न आ जाता है। तो अगर 10 नंबर में 300 का आ रही है, अनुच्छेद आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 10 नंबर पाएँ। इसलिए आप यहाँ पर ये केस
एक याद रखें निर्णय, दोनों जगह यूज करें, एज इट इज वर्ड्स लिखें और पूरे नंबर पाएं। अब आ जाइए अनुच्छेद 21 का। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए लास्ट में हम आराम से पढ़ा रहे हैं कि भले ही 4-6 अनुच्छेद हों, 10 अनुच्छेद हों, आप आराम से पढ़ सकें, क्योंकि आपका जो मौलिक विधि है पूरी हो चुकी है, अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आप पहले पूरा पढ़ चुके हैं तो उधर रिवाइज करते रहिए, इसको धीमे धीमे पढ़ते रहिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन को समझना, इसके शब्दों को समझना, और एज इट इज़ लिखना होता है। हम लोग अपने मन से इसमें घटा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ये एकदम विधिवत आपको लिखना है। अब अनुच्छेद 21 का में आ जाइए, जो कहता है शिक्षा का अधिकार। क्या शब्द लिखेंगे अनुच्छेद 21 का में आप? राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार प्रदान करेगा जिस प्रकार से राज्य विधि के अधीन निर्धारित करे। कहने का मतलब हुआ, हर बच्चा जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक का है उसको शिक्षा का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है, और राज्य उस प्रत्येक बच्चे को ऐसा अधिकार प्रदान करेगा, शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, और इसके लिए वो विधि बनाए, विधि के अनुसार उसको अपने राज्य में इन्फोर्स कराए। अनुच्छेद 22 बहुत पूछा जाता है, कभी कभार क्वेश्चन फ्रेम करके देते हैं, कभी डायरेक्ट पूछते हैं, सारे उप अनुच्छेद से प्रश्न आते हैं इसके। समझ लें पहले कैसे आएगा प्रश्न, पहले मैटर समझ लें। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। निरोध मीन्स बंद कर रखा है, किसी को बंद करना। क्या कहता है पहला पॉइंट? जब भी हम पहला पॉइंट कहें आप समझ जाइएगा, उपअनुच्छेद 1 की बात हो रही है, उपनिषेध की बात हो रही है। पहला पॉइंट कह रहा है किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार, देखिए गिरफ्तार लिख दिया है, गा होगा यहाँ पर, किसी व्यक्ति को जो, अनुच्छेद 22 देख रहे हैं हम लोग। पहला पॉइंट, किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। बिल्कुल साफ कह दी गई बात कि जो आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं तो पहले गिरफ्तार करने से पहले उसको बताएंगे कि आप उसको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, तभी आप गिरफ्तार कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। उसके अलावा उसको अपने रुचि के जो विधि व्यवसायी होंगे उससे परामर्श करने का अधिकार होगा, उससे आप वंचित नहीं कर पाएंगे, और वो अपना परामर्श करने, प्रतिरक्षा कराने के लिए बिल्कुल आज़ाद है। दूसरा पॉइंट देखें, प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है गिरफ्तारी के स्थान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पिछले पेज पे लिखा हुआ था, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। कहने का मतलब, आपने किसी को गिरफ्तार किया है तो आप उसको निकटतम पर मजिस्ट्रेट के पास ले जाएं, और ये समय यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए, उसमें से यात्रा का समय हटा दिया जाएगा, वरना आप 24 घंटे के अंदर उस गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेंगे। उसके अलावा मजिस्ट्रेट जो आज्ञा दे, आपको आदेश करे, उतने समय के लिए आप अभिरक्षा में रखेंगे, उससे अधिक नहीं। ठीक भाई, अब जो 24 घंटे से अधिक का जो अभिरक्षा होगी वो मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही मिलेगी आपको।
बिना मजिस्ट्रेट की अधिक आदेश के आप किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं रखेंगे। तीसरा पॉइंट देखें, और तीसरा पॉइंट कहता क्या है, खंड 1 और खंड 2 की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो, पहली बात, तत्समय शत्रु अन्य देशीय है, या दूसरी बात, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है। अभी हम लोग आगे 4 और 5 में निवारक निरोध विधि के बारे में बात करेंगे। पहला तो क्लियर हो गया कि अगर कोई शत्रु किसी अन्य देश का शत्रु है और वो ऐसा कोई अपराध कर रहा है तो उस पर ये खंड 1 और 2 की बात लागू नहीं होगी। दूसरी बात, निवारक निरोध विधि जो होती है उसमें व्यक्ति को विशेष तौर पर निरुद्ध किया जाता है और उस पर इन दोनों खंडों की बात लागू नहीं होती। क्या है निवारक निरोध? 4 और 5 में समझें। निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का सामान्य दशा में 3 मास से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। जो व्यक्ति निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि के अनुसार गिरफ्तार किए जाते हैं उनको सामान्यतः 3 महीने तक निरोध में रखा जा सकता है, और 3 से ज़्यादा भी रखा जा सकता है अगर संसद से वो पास होता है बिल, संसद अनुमति देती है तो 3 महीने से अधिक के लिए भी वो निरुद्ध किए जा सकते हैं। 5वां खंड देखें हम इसका, 5वां पॉइंट, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी उसे यथाशीघ्र ये संसूचित करेगा और आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे शीघ्र अतिशीघ्र अवसर देगा। इसी 5वें पॉइंट पर आधारित निर्णय अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जस्ट, जो हम अभी आपको बताएंगे। करना क्या है, इसमें हुआ क्या है, 5वें पॉइंट में बताया क्या गया है कि अगर निवारक निरोध, चूंकि ये स्पेशल तरह का निरोध है, इसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, अभिरक्षा में लिया गया है, तो उस व्यक्ति को बताया जाएगा कि आप इस स्पेशल केस में आए हैं अंदर, इसलिए इस स्पेशल अपराध के लिए आपको निरुद्ध किया गया है। प्राधिकारी जो उसको निरुद्ध करेगा, आदेश देगा, वो उसे ये बात बताएगा, और ये बताने के बाद उसे बताएगा कि आप अभ्यावेदन करें, जल्द से जल्द आप अपनी कार्रवाई शुरू करें, अपने आप को बचाने का प्रयास करें, इसकी आपको अनुमति है। मगर चूंकि आप स्पेशल तरीके से मतलब एक विशेष प्रकार के अपराधों में आप गिरफ्तार किए गए, इसलिए आप सामान्य गिरफ्तारी के तरह ट्रीट नहीं किए जाएंगे, आपको अतिरिक्त अनुरोध में रखा जाएगा। इसमें निर्णय हम समझा दें आपको। निर्णय ये है, मणिपुर राज्य और अन्य बनाम आनंद और अन्य, कई एक लोग हैं इसमें, 2022 का केस है ये सुप्रीम कोर्ट का। इसमें हुआ क्या, उच्च न्यायालय ने जो अनुच्छेद 22(5) के अनुसार किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया, तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई ये गलत है, हमको इस तरह से नहीं निरुद्ध किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि आप निवारक निरोध के अनुसार निरुद्ध किए गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं, अभिरक्षा में रखे गए हैं, इसलिए आपको विशेष तरह से ट्रीट किया जाएगा, और हाई कोर्ट का निर्णय बिल्कुल सही है, इसीलिए आपकी अपील निरस्त की जाती है। ठीक, ये था मैटर। आप अगर इसमें लंबा क्वेश्चन आता है तो आप सीधे सीधे जो 5वां पॉइंट है ये लिख सकते हैं आगे। ठीक, पूरा 5वां पॉइंट इसमें लिख दें कि न्यायालय क्या कर सकता है, उच्च न्यायालय को अधिकार है कि वो विशेष रूप से निरोध करे। हाँ, ये ज़रूर है कि वो निरुद्ध व्यक्ति को बता दे कि आपको इसलिए गिरफ्तार किया गया है और अपना आवेदन प्रस्तुत करने के लिए उसको अवसर दे।
ये 5वां पॉइंट लिख देंगे तो ये पूरा आपका केस लॉ हो गया। इसमें आगे हमने अपना नंबर दे दिया है, व्हाट्सएप नंबर है 9450770672। ये नंबर हमने इसलिए दिया है क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत पास आ गया है, इसलिए आप चाहें तो इस ग्रुप पे हमारे मैसेज या कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे हम आपकी सारी क्यूरीज को, जो भी असुविधाएं आ रही हैं, जो भी प्रेशर है आपको एग्ज़ाम का, वो ख़त्म कर देंगे, मिनिमाइज़ कर देंगे। हालांकि इसके लिए हमने बहुत नॉमिनल फ़ीस 500 रुपये रखी हुई है। ये भी 500 रुपये फ़ीस जैसे ही आप सिलेक्शन लेते हैं हम आपकी रिफ़ंड कर देंगे, रिफंडेबल मनी है ये उन लोगों के लिए जो सिलेक्शन लेते हैं। आप जुड़ जाएं, बहुत अच्छी बात है। नहीं जुड़ रहे हैं तब भी आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। डायरेक्ट चैनल हमारा सर्च कर सकते हैं @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। वहाँ पर हमें हमारा आपको पूरा मैटर ऑब्टेन हो जाएगा। कोई भी असुविधा हो रही है आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट करिए, हमसे कम्युनिकेट करिए। फ़ीस का अगर कोई मैटर है बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, कम्युनिकेट करके फ़ीस को भी हम आपके मैनेज कर सकते हैं। कोई मैटर नहीं समझ में आ रहा है वो आपकी हम मदद कर सकते हैं। कुल मिला के अभी तक जितने भी आपने अनुच्छेद पढ़े हैं, इसमें से ख़ास तौर से 15 और 16 ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड अनुच्छेद हैं, बहुत लंबे अनुच्छेद हैं, और ये 22वां भी थोड़ा लंबा अनुच्छेद है। तो इन अनुच्छेद को ध्यान से याद करिए, मैटर को कोशिश करिए यही लिखिए जो हमने लिखा है। थोड़ा सा टफ है, टिपिकल हिंदी है, मगर आपको याद इसी तरह से करना है। केस लॉज में आप जो हम जैसे हम बता रहे हैं आप वैसा ही लिखिए, क्योंकि बहुत कम समय होता है। केस लॉ अच्छे से याद कर लीजिए, अगर 2-4 लाइनें लिख दीजिए। अगर ज़्यादा समय है तो उस खंड को जो हम बताते चल रहे हैं उनको लिख दीजिए। अगर ज़्यादा समय है तो, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय होता नहीं है मेंस में, कभी भी शॉर्टेज पड़ती है, शॉर्ट पड़ता है, समय बहुत कम होता है आपके पास। तो आगे चूँकि अब अनुच्छेद 29-30 बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो अगर उन्हें इंक्लूड करते तो बहुत लंबा हो जाता, क्योंकि मौलिक अधिकार खत्म करते करते काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाता है। इसलिए आज का टॉपिक यहीं तक है, अगले टर्न पर हम आपको आगे का पढ़ाएंगे। सारे वीडियोस के साथ हमने आपको पीडीएफ दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जैसे ही आप वीडियो चलाते हैं मोर लिख के आता है, उसको टच करिए, पीडीएफ मिलेगा, उसको डाउनलोड करिए। बेहतर तरीका ये है पीडीएफ को अपने हाथ में रखिए और फिर वीडियो देखिए, तब आपको मैटर पूरा का पूरा समझ में आएगा। फिर भी कोई असुविधा हो रही है तो हमसे पूछिए। मैटर को अपने सारे साथियों को शेयर करिए जिससे सारे लोग सेलेक्ट हो सकें। पूरा मैटर है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मेंस का ये पूरा मैटर है, इस पर आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ज़्यादा ना भटकिए, सारे दोस्तों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।